नो एसक्यूएल या नॉट ओनली एसक्यूएल और कुछ नए टाइप के डेटाबेसेस, ये कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं या ऐसे डेटाबेस के टाइप्स हैं जो कि इवॉल्व हो गए हैं या फिर फोरफ्रंट में आ गए हैं एज अ रिजल्ट ऑफ बिग डेटा और हडूप के तरह के फ्रेमवर्क्स के सामने आने के बाद। नो एसक्यूएल को नो एसक्यूएल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि सीक्वल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज ज़्यादातर रिलेशनल डेटाबेसेस के साथ एसोसिएटेड है, जबकि ये नए टाइप के डेटाबेसेस स्ट्रक्चर्ड नहीं है, थोड़े से इनके अंदर कुछ और ऐसी चीज़ें भी पाई जाती हैं जो कि स्ट्रक्चर्ड से थोड़ा हटके हैं। तो इसीलिए एक नई टर्मिनोलॉजी स्पिन अप हो गई जिसको नो एसक्यूएल कहा जाता है। इसको दोनों तरीके से लिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं इसका मतलब है कि दिस इज नॉट एसक्यूएल, और कुछ लोग कहते हैं कि दिस इज नॉट ओनली एसक्यूएल, मतलब कि आपके पास एसक्यूएल की कैपेबिलिटी भी है बट उसके बाद आपके पास उससे बढ़ के भी कुछ है। तो देखते हैं कि नो एसक्यूएल है क्या। तो बेसिकली नो एसक्यूएल इज बेसिकली बेस्ड ऑन द फैक्ट कि ये नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस के लिए बना है। मतलब कि जिस तरह आपके पास टिपिकल रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं उसमें टेबल्स होते हैं, टेबल्स के आपस में रिलेशनशिप होते हैं, जिस तरह से स्टार स्कीमा बनता है या स्नोफ्लेक्स की स्कीमा बनता है, प्राइमरी कीज होती हैं, फॉरेन कीज होती हैं, तो पूरे का पूरा डेटाबेस आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तभी हम लोग ज्वाइंस लगा के उसमें से डेटा निकाल सकते हैं, उसकी कुछ सेंस बना सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया कि टेबल्स हैं और फिर उसके अंदर कॉलम्स हैं जिनके अंदर रिलेशनल डेटाबेसेस में किसी एक कॉलम में एक स्पेसिफिक टाइप का डेटा ही स्टोर किया जा सकता है। मतलब कि अगर आप डेट का कॉलम बना रहे हैं, डेट के डेटा टाइप का कॉलम बना रहे हैं एक डेटाबेस के टेबल में, तो आप उसमें टेक्स्ट नहीं स्टोर कर सकते। और इसी तरीके से जो आपके पास नो एसक्यूएल के डेटाबेसेस हैं वो बहुत सारी जगह पे, जिस तरह हम आगे जाके देखेंगे, कि टेबल्स और कॉलम्स को यूज नहीं करते डेटा को स्टोर करने के लिए। तो नो एसक्यूएल का एक डिफरेंशिएशन फैक्टर अगर हम लोग ट्रेडिशनल डेटाबेसेस से देखें तो वो रिलेशनल डेटाबेसेस नहीं है ये, और दूसरा ये ट्रेडिशनल ओल्ड स्कूल टेबल्स और कॉलम्स को यूज नहीं करते फॉर डेटा स्टोरेज। दूसरा जो डिफरेंस है जो कि जिसके ऊपर नो एसक्यूएल बेस्ड है वो ये है कि ये डॉक्यूमेंट्स को यूज करता है। जिस तरह हम लोग अगर एक वर्ड का डॉक्यूमेंट लिखें, बट नॉट स्ट्रिक्टली एज इन अ डॉक्यूमेंट सेंस, बट आप एक डेटा सेट को या एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को एज अ डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं। कुछ डेटाबेसेस हैं जिनको एक्चुअली डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस भी कहा जाता है, हम लोग आगे जाके देखेंगे। और उसके अलावा एक दूसरी चीज जो ये है वो कि वैल्यूज को स्टोर किया जा सकता है, यानी कि यू कैन क्रिएट अ की कि इस टाइप की मैं इंफॉर्मेशन स्टोर करने लगा हूं एंड देन यू कैन एसोसिएट इट विद सम इंफॉर्मेशन दैट यू हैव। ये कॉन्सेप्ट आगे जाके क्लियर होगा जब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ नो एसक्यूएल डेटाबेसेस को देखेंगे। और फाइनली जो स्कीमा है, जिस तरह के हम लोग पीछे देख के आ रहे हैं कि डेटा वेयर हाउसेस के अंदर स्कीमा इज अ प्री रेक्विजिट बिफोर कोई भी डेटा क्रिएट किया जाए। लेकिन नो एसक्यूएल के अंदर एक सबसे बड़ी लग्जरी या एक सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी यही है कि हम लोगों का स्कीमा जो है वो डायनामिकली इवॉल्व हो सकता है विद आर डेटा। जिस तरह हमारे डेटा के अंदर रिचनेस आ रही होती है, हम अपने स्कीमा को भी उस तरीके से अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये जो नए टाइप के डेटाबेसेस हैं जो कि नो एसक्यूएल के नतीजे में निकल के सामने आए हैं, ये एक्चुअली नए टाइप के डेटाबेसेस नहीं है। अगर हम लोग इनको एवोल्यूशन देखें तो ये डेटा टाइप्स या ये डेटाबेसेस एक्चुअली पहले से एग्जिस्ट करते थे। रिलेशनल डेटाबेसेस ने अपनी जगह बनाई क्योंकि जब हमारे पास कंप्यूटेशन की पावर कम थी और हमारे पास स्टोरेज की कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, तो उस टाइम रिलेशनल डेटाबेसेस एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीका था उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजफुल हो सकती है। ये जो नए डेटा टाइप्स हैं ये डेटा को डीनॉर्मलाइज तरीके से यूज करते हैं, तो इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन की डुप्लीकेशन भी हो सकती है, जिसकी वजह से हम लोग अपनी स्टोरेज को ऑप्टिमली यूज नहीं कर रहे होते फॉर स्टोरिंग डेटा। लेकिन अब क्योंकि कंप्यूटेशन भी सस्ती हो चुकी हुई है और कंप्यूटर स्टोरेज भी बहुत सस्ती है, इसलिए इन डेटाबेसेस को की दोबारा से एवोल्यूशन स्टार्ट हो गई है एंड दे बेसिकली इन द फोरफ्रंट। तो हमारे पास ये जो न्यू डेटाबेस टाइप्स हैं, दे आर एक्चुअली 4 टाइप्स। तो जो पहली टाइप है वो है की वैल्यू डेटाबेसेस। की वैल्यू में होता क्या है कि हम लोग एक ऐसा डेटाबेस बनाते हैं जिसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स की कीज हैं। वी कैन डिफाइन अ की लाइक एनीथिंग, लाइक फॉर एग्जांपल फोन नंबर, और उसकी वैल्यू किसी का फोन नंबर हो सकता है। अगेन हमारे पास उसके अंदर भी इवेंचुअली और डिटेल हो सकती है कि होम फोन नंबर, और उसके अगेंस्ट हम लोग होम फोन नंबर यूज स्टोर कर लें। मोबाइल फोन नंबर एक की बनाएं और उसके अगेंस्ट हम लोग जो वैल्यू स्टोर करें वो किसी का मोबाइल नंबर होगा। ये जो डेटा टाइप्स हैं, ये जो डेटाबेसेस हैं, इनकी जो सबसे अच्छी यूटिलाइजेशन है वो है डेटा परसिस्टेंस।
जब कोई वेब एप्लीकेशन चल रही होती है या फिर हम लोग कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डेटा ट्रांसपोर्ट होना है, तो हम लोग टेम्परेरीली कुछ डेटा को अपने पास स्टोर कर सकते हैं और फिर हम लोग जब उस डेटा की हमें दोबारा ज़रूरत पड़े तो हमें काफ़ी रेडिली अवेलेबल हो सकता है। तो जो काफ़ी कुछ जो बहुत पॉपुलर की वैल्यू डेटाबेसेस हैं उसमें से रेडिस बहुत पॉपुलर है। बहुत सारी वेब एप्लीकेशन डेवलपर रेडिस को अपनी एप्लीकेशन में एम्बेड कर लेते हैं फॉर डेटा परसिस्टेंट पर्पसेस और लॉग्स वगैरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए भी। दूसरा रिएक्ट है और तीसरा एक क्लाउड बेस्ड अमेजॉन वेब सर्विसेज का डायनामोडीबी है जो कि अगेन एक और की वैल्यू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। दूसरे टाइप के डेटाबेसेस डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस कहलाते हैं। डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस एक्चुअली की वैल्यू डेटाबेसेस के ऊपर ही बिल्ड किए जाते हैं और इसमें होता ये है कि हम लोग एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को एक डॉक्यूमेंट में रख देते हैं। तो जिस तरह के अगर लेट्स से कि हमने एक CRM सिस्टम बनाना है और हम उसके बैकएंड के ऊपर एक डॉक्यूमेंट डेटाबेस चलाना चाह रहे हैं, तो हम लोग अपने हर कस्टमर की इंफॉर्मेशन जो है उसको एज ए डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं। तो उसमें एक डॉक्यूमेंट के अंदर उस कस्टमर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो की वैल्यू पेयर्स के तौर पे स्टोर हो जाएगी। जिस तरह के मैंने पहले ब्रीफली जिक्र किया था, इस तरह करने से ऑब्वियसली अगर फर्ज करें एक शहर है तो जितने भी कस्टमर्स उस शहर से बिलोंग करते होंगे उन सब के डॉक्यूमेंट्स में उस शहर का नाम बार बार रिपीट होगा और इस तरह रिडंडेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन होगी, डेटा नॉर्मलाइज नहीं होगा। लेकिन हो सकता है कि हम जो एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाए क्योंकि रन टाइम के ऊपर एक ही डॉक्यूमेंट लोड करना है और उसमें से सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी तरह जब एक डॉक्यूमेंट इनकैप्सुलेट करता है सारी इंफॉर्मेशन को तो डॉक्यूमेंट को इटसेल्फ एक यूनिक की दे दी जाती है जो कि उसको फिर रिट्रीव करने में या उसको ढूंढने में हमें हेल्प करती है। तो चंद जो डेटाबेसेस हैं जो कि डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस के तौर पे यूज़ किए जाते हैं उनमें मोंगोडीबी काफ़ी पॉपुलर है, उसके अलावा काउचडीबी है और उसके अलावा क्लाउड बेस्ड या क्लाउड नेटिव गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का फायरबेस भी है। तीसरे नंबर के ऊपर हमारे पास वाइड कॉलम डेटाबेसेस हैं। अब हम लोग ऊपर ये चीज़ देख के आ रहे हैं कि कॉलम्स नहीं होते नो एसक्यूएल की डेटाबेस टाइप्स में, तो ये वाइड कॉलम डेटाबेस का क्या मतलब है? तो वाइड कॉलम डेटाबेसेस ऐसे डेटाबेसेस हैं जो कि कॉलम्स में डेटा स्टोर करते हैं ना कि रोज में। तो जो एक मेजर डिफरेंस हुआ विद रिलेशनल डेटाबेसेस वो यही हुआ कि रिलेशनल डेटाबेसेस कॉलम्स को या स्कीमा को एनफोर्स करते हैं। तो उसमें आप किसी भी कॉलम को स्किप नहीं कर सकते या फिर आप ये नहीं कर सकते कि आप डेटा इंसर्ट करें और उसमें कुछ कॉलम्स का डेटा ही ना हो। तो हम लोग कॉलम वाइज डेटा स्टोर करते हैं इसमें और इसमें हम लोग जब फिर क्वेरी भी करते हैं तो हम लोग एक कॉलम को क्वेरी करते हैं कि हम लोग एक कॉलम में इंफॉर्मेशन को ढूंढते हैं जाके। इसमें एक फ़ायदा तो ये होता है कि हम लोग बहुत ही इसको वाइड कॉलम डेटाबेसेस इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा कॉलम्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। रिलेशनल डेटाबेसेस में भी बहुत बड़े टेबल्स बनाए जा सकते हैं लेकिन फिर उसमें क्वेरी की परफॉर्मेंस इम्पैक्ट हो जाती है। चंद जो पॉपुलर वाइड कॉलम डेटाबेसेस हैं उसमें एक सैप हैना है, एक अपाचे HBase है और कैसेंड्रा काफ़ी पॉपुलर है। उसके अलावा गूगल का बिग टेबल भी इसी कैटेगरी में फॉल करता है। चौथे नंबर के ऊपर हमारे पास ग्राफ डेटाबेसेस हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटाबेसेस हैं क्योंकि ये डेटा को स्टोर करते हैं नोड्स के अंदर, यानी कि डेटा की एंटिटीज़ बना ली जाती हैं और उनके आपस में जो रिलेशनशिप होते हैं उनको भी स्टोर किया जाता है एज पार्ट ऑफ द डेटाबेस। इसको समझने के लिए जो बेहतरीन इसकी एप्लीकेशन है वो सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं। हम लोग सोशल मीडिया नेटवर्क्स के ऊपर जो फेसबुक के ऊपर फ्रेंड्स होते हैं, ट्विटर के ऊपर लोग एक दूसरे को फॉलो करते हैं, लिंक्डइन के ऊपर एक दूसरे के साथ लिंक बनाते हैं, तो उसके बैकएंड के ऊपर जो डेटाबेसेस यूज़ किए जाते हैं वो ग्राफ डेटाबेसेस होते हैं। तो ग्राफ डेटाबेसेस में जो इंडिविजुअल्स हैं वो हमारी एंटिटीज़ हो सकती हैं और उसके अंदर जो उनके आपस में रिलेशनशिप हैं कि ये इसका फ्रेंड है सिंस दिस डेट या ये इसके साथ इसी जगह पे काम करता है या ये इसको फॉलो करता है। तो जो रिलेशनशिप है जो आपकी एजेस हैं यानी कि जो गोल दायरे हैं उनकी भी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, उसके अराउंड भी मेटा डेटा कलेक्ट किया जा सकता है और फिर जो उनके रिलेशनशिप है उन रिलेशनशिप्स के ऊपर भी मेटा डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। तो इन डेटाबेसेस का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब हम लोगों ने क्वेरी करके मल्टीपल लेवल्स ऑफ रिलेशनशिप देखने होते हैं तो अगर ट्रेडिशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में ये काम किया जाए तो उसके लिए हमें एक बहुत एम्बेडेड जॉइंस किस्म की क्वेरी लिखना पड़ेगी जो कि बहुत ही कंप्यूट हैवी होगी, जबकि ग्राफ डेटाबेसेस इस तरह की क्वेरीज को काफ़ी क्विकली रिजल्ट ला के दे सकते हैं।
चंद पॉपुलर एग्जांपल्स ऑफ ग्राफ डेटाबेसेस आर Neo4j, जो कि आप अपने डेस्कटॉप के ऊपर भी चला सकते हैं, इट्स एन एंटरप्राइज एप्लीकेशन एज वेल। और दूसरा अमेजोन का क्लाउड बेस्ड क्लाउड नेटिव एक ग्राफ डेटाबेस है जिसको अमेजोन नेपच्यून कहा जाता है। तो NoSQL और न्यू डेटाबेस टाइप्स में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ हडूप डिस्ट्रीब्यूशंस को डिस्कस करेंगे।